Hello students, I am Preksha Jain. Welcome to Anvit's Minds YouTube channel. In this video, we are going to study chapter 4th, key elements of the democratic government of class 6th social science civics NCERT. So ये जो चैप्टर 4 है इसमें हम क्या देखने वाले हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स. लास्ट जो चैप्टर नंबर 3 है वहां पर हमने देखा कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेसिकली है क्या, एंड दो टाइप्स के गवर्नमेंट भी देखे जिसमें से एक था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. तो चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ध्यान से एक्सप्लेनेशन पार्ट पे भी देखेंगे डिटेल्ड. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में चैप्टर 4 जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स है वो एंड करेंगे. सो अगर आपको भी पता करना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सो आप इस वीडियो को जरूर देखें. सो ये जो चैप्टर है इसमें क्या देखना है, हमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो की एलिमेंट है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड कौन से लोग हैं जो इस पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जो रिजोल्यूशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस है, वो सारा कुछ यहाँ पर आएगा. तो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, व्हाइट्स हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं एंड ये जो ब्लैक पीपल वहाँ पर है ना वो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका को. जो वाइट्स हैं वो वहां पर चले गए सेटल होने के लिए, कुछ इंडियंस भी गए एंड इन द फॉर्म ऑफ लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. सो माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. So माया एक 11-year-old साउथ अफ्रीकन स्कूल गर्ल है जो कि टाउन जोहान्सबर्ग में रहती है एंड शी वॉज हेल्पिंग हर मदर टू अरेंज सम ओल्ड बॉक्सेस. एंड फिर वो बोलती है कि अगर आपको इन ओल्ड बॉक्सेस में से कुछ पिक्चर्स या स्क्रैप बुक मिले तो वो देखना चाह रही थी कि न्यूज़पेपर आर्टिकल से कुछ पिक्चर्स थे, स्क्रैप बुक थे जिनमें कि पिक्चर्स पेस्टेड थे, तो ये उसको मिला. देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years of age. एंड काफ़ी सारी जो पिक्चर्स थी उनमें एक यंग स्कूल बॉय था जो कि 15 years एज का होगा ऑलमोस्ट. व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. तो जब उसने अपनी मदर से पूछा कि ये बॉय कौन है, सो उसकी मदर बताती है कि ही was Hector Peterson. He had been shot by the police. और उसको क्या कर दिया था, पुलिस ने शॉट कर दिया था. माया was shocked why she asked. तो फिर वो शॉकिंग में पूछती है कि ऐसा क्यों किया था. तो her mother explained that South Africa was earlier governed by the apartheid law. तो उसकी मदर फिर एक्सप्लेन कर रही है कि जो साउथ अफ्रीका है पहले अपार्थीड लॉ के फॉर्म बेसिस पे गवर्न करता था. अभी अपार्थीड का मतलब क्या हो जाता है, सो इट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. जो रेस के बेसिस पे जो सेपरेशन है वो होता है अपार्थीड. South African people were divided into white, black Indians and colored races. तो जो South Africans हैं वो वाइट में, ब्लैक इंडियंस एंड कलर डिफरेंट रेसेस में डिवाइडेड है. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज. सो जो डिफरेंट पीपल थे ना, अफ्रीकन को भी डिवाइड कर दिया था. वाइट एक सेपरेट ग्रुप था, ब्लैक एक सेपरेट ग्रुप था एंड जो इंडियंस है वो एक सेपरेट ग्रुप था. इसके अलावा एक और ग्रुप था जिसमें कलर्ड रेसेस थी. तो लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी जो रेस है वो मिक्स होने के लिए करना उनको अलाउड नहीं था एंड मिक्स होने देना भी अलाउड नहीं था. एंड तो इफ दे ऑल्सो लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, तो ये भी क्या था, बिल्कुल मना था. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट हर लाइफ अंडर अपार्थीड. सो माया जो था वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी अपने ईयर्स को एंड वो फिर उसकी मदर जो थी वो भी साउंड करने लगी थी, थोड़ा एंग्री, जब वो बता रही थी about their life under the apartheid. So she told Maya that in those days हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस. तो वो माया की मदर बता रही थी कि अर्लियर टाइम पे जो हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंस थे वो भी सेपरेट होते थे. एंड एम्बुलेंस मीन्ड फॉर वाइट पीपल हु वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड विद वन, मीन्ड फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट. तो एम्बुलेंस भी क्या थी, डिवाइडेड थी. एक जो वाइट पीपल के लिए थी वो प्रॉपरली इक्विप्ड थी एंड जो पुअर लोगों के लिए थी, ब्लैक लोगों के लिए थी, वो बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं थी. देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस. तो सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस हैं. इवन द बस स्टॉप वर
वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और जो बस स्टॉप होते हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट्स के लिए डिफरेंट होते थे. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, एंड जो नॉन वाइट्स हैं उनको वोट देना भी अलाउड नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. तो जो बेस्ट लैंड था कंट्री में वो रिजर्व किसके लिए था? वाइट पीपल के लिए रिजर्व था. एंड जो नॉन वाइट्स होते थे उनको कहाँ रहना होता था? वर्स्ट अवेलेबल लैंड पे उनको फिर सर्वाइव करना होता था. दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल टू वाइट्स, एंड इसीलिए जो ब्लैक एंड कलर्ड थे उनको वाइट्स की इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था एंड उनको इक्विवेलेंट कंसिडर भी नहीं करते थे. वन ब्लैक टाउनशिप वॉज अ साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. Hector Peterson lived here and he and his classmates joined the protest against learning the African language in school. So एक क्या था? ब्लैक टाउनशिप था, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसको बोल सकते हैं. एंड वहाँ पर क्या था कि जो पीटरसन है वो उसी एरिया में रहता था एंड उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी प्रोटेस्ट में उसको ज्वाइन किया एंड देन उसका रिजल्ट यही था कि पीटरसन वाज शॉट डेड. दिस वाज अ लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक एंड जो वाइट थे वो बिल्कुल अच्छी अफ्रीकान्स लैंग्वेज यूज करते थे, इसको बोलते थे. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न एंड दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज. तो जो पीटरसन एंड उसके कुछ क्लासमेट्स हैं ना उनको अपनी लैंग्वेज ही सीखना था बट उनको फोर्स किया जा रहा था अफ्रीकन में लैंग्वेज सीखने के लिए. वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर एंड फिर इसी वजह से उनकी जो एक बुलेट थी वो चल गई एंड उससे हेक्टर किल हो गया था. दिस वाज ऑन 16 जून 1976. तो ये जो स्टोरी है ये 1976 की है. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड द वर्स्ट मोस्ट वेल नोन लीडर. तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वहां पर लोगों का ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड चला रहे हैं एंड द मोस्ट वेल नोन लीडर, उनका वेल नोन लीडर कौन है? नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया काफी इयर्स तक एंड फाइनली सक्सीड हो गए थे 1994 में, जब साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था जहां पर सारे रेसेस के लोग जो थे उनको फिर इक्वली ट्रीट किया जाता था. देन हियर इज दिस एक्टिविटी व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट. तो हेक्टर एंड उसके क्लासमेट्स क्या बता रहे थे? तो लास्ट 5 वेज जो थे जिसमें कि जो नॉन वाइट्स थे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे वो किस चीज के अगेंस्ट था? सो डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली? वाई? और आपको क्यों लगता है कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड क्यों लगता है? सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस. फिर अगर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका क्या मतलब होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है उससे सभी के लिए, वो यहाँ पर है. तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है पार्टिसिपेशन. व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? सो रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं? सो यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, elect leaders to represent them. These representation take decision on behalf of the people. सो अगर आप देखें कि जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो उनमें यू विल हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस चैप्टर्स. जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं कि जो लोग होते हैं वो अपना डिसीजंस बनाते हैं डेमोक्रेसी में एंड जो वोटिंग है इलेक्शन में तो उसमें भी लोग इलेक्ट होते हैं और अपना लीडर चूज करते हैं. तो लीडर रिप्रेजेंट करता है फिर, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डिसीजंस लेते हैं पूरे के पूरे लोगों के बिहाफ पे. और ये सब करने में ये एज्यूम भी कर लिया जाता है कि दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. सो वो अपने माइंड में रखेंगे क्या इंटरेस्ट है एंड क्या वॉइसेज है लोगों की. क्लियर? ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड. जितनी भी गवर्नमेंट है उन सबको फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होना चाहिए. इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years. और इंडिया में ये पीरियड कितने टाइम का होता है? 5 years का होता है. वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. और जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही पावर में रहती है. इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. सो अगर डबल से पावर में आना ही है तो अपने सेम कैंडिडेट को ही रीइलेक्ट करना पड़ता है. एंड दिस इज अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी. एंड इसी टाइम पे लोगों की जो डेमोक्रेसी में पावर है वो शो की जा सकती है. एंड इन दिस जो पावर होता है ना गवर्नमेंट का, इट गेट्स लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शन. सो रेगुलर इलेक्शन की वजह से भी वो क्या हो गया है? लिमिट हो गया है.
एंड जो नेक्स्ट वे आ रहा है वो है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग फोटो के अलावा। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर लेटर्स दिए हैं अगर हम उनको पढ़ें, जो भी पिक्चर्स हैं उनको समझने के अलावा या फिर ये ड्रॉस करने के अलावा क्या और तरीके हैं जिसकी वजह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। तो इलेक्शन कब होते हैं? 5 years में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और जो वोटिंग है उसके अलावा कुछ और दूसरे वेज भी होते हैं पार्टिसिपेट करने के गवर्नमेंट की प्रोसेस में। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं वर्किंग प्रोसेस में जो गवर्नमेंट की है एंड क्रिटिसाइज करते हैं जब भी रिक्वायर्ड होता है। अगस्त 2005 में जब लोग पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो मनी इंक्रीज किया, गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी, पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नेसेसिटी में ही आती है उसके प्राइसेस हाइक किए, तो उससे भी क्या हुआ, जो डिसअप्रूवल बहुत स्ट्रांगली उसको फेस करना पड़ा। देश लोग सिग्नेचर कंपेन, तो ये क्या है? सिग्नेचर कंपेनिंग लेते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज। तो क्या था, जो गवर्नमेंट है उसने पूरा ट्राई किया टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन एक्सप्लेन करने एंड डिफेंड करने पर जो फाइनली सुना गया, बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज। तो फाइनली जो डिसीजन से वो ध्यान दिए एंड जो इंक्रीज हुआ, चेंज हुआ, वो विथड्रॉ कर लिया गया था। मतलब ओपिनियन में जो चेंज आया उसको विथड्रॉ कर लिया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। एंड गवर्नमेंट को डिसीजन चेंज क्यों करने पड़े? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है एंड उसके बाद भी अगर किसी भी वे में अनइक्वालिटी हुई तो उसको सबको मेक श्योर करने के लिए होता है। अब ये जो फोटोज मैं आपको बोल रही थी, दैट मीन्स पिक्चर, व्हाट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर। अब यहाँ पर क्या अप्रूवल एंड क्या डिसअप्रूवल है? नॉट बैड वन ऑफ द टैप इन द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। सो एक ऐसे प्लेस पे, ऐसे एरिया पे टैप लगाना जहाँ से वाटर सभी को मिले। एंड देन देयर आर सम अदर कटिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर और सम लेटर्स और इंटरव्यूज। अभी आगे आता है यहाँ पे, there are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. These include dharnas, rally, strike, स्ट्रक्चर कैंपेन एक्सेट्रा। सो काफ़ी सारे वेज हैं जिसमें कि लोग क्या एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने व्यूज़ एंड जो गवर्नमेंट है वो भी समझ लेती है कि कैसे फाइट करना होता है। एंड देन ये सारे जो प्रोसेस हैं, रैलीज, धरनाज एंड सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। तो इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक दैट द things that are unfair and unjust are also brought forward, क्योंकि जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं ये अभी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट को डिस्कस करने में एंड जो इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको डिस्कस करने में। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all section of people are equally actually able to do so. So democracy का मतलब क्या है कि जो भी लोग होते हैं ना उनको अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने के लिए एंड गवर्नमेंट चूज करने के लिए, बट सारे सेक्शंस के लोगों को ये फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, मतलब उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वोट देने की या फिर इलेक्ट करने की। और अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और एक और वे ये हो जाता है कि लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल मूवमेंट्स में, फिर उसके बाद जो भी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने एंड उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासी पीपल एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। एंड जो भी मेंबर्स होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, चाहे वो दलित्स हों, आदिवासी हों या फिर और जो लोग होते हैं, वो भी क्या है कि दे आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो इस मैनर में आइदर इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट और डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इट्स इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो अगर कोई कंट्री में जो लोग रहते हैं
दे आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड कि कैसे जो कंट्री है वो रन करना है। तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो होता है ना गवर्नमेंट का उस कंट्री के, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और स्ट्रांग होना भी चाहिए। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग through the streets of our cities and towns or village, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about। तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम आपके लोकेलिटी में या आपके सराउंडिंग में कोई रैली निकले, कोई प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, तो आपका ये एक मोरल ड्यूटी बन जाती है या फिर ये क्यूरोसिटी होना चाहिए कि आप फाइंड आउट करो कि रैली किस चीज़ के लिए है, किसने पार्टिसिपेट किया है एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो दिस विल हेल्प to give us a sense of how our government works। तो इससे और क्या होगा, जाके अवेयरनेस क्रिएट कराने से जो एक सेंस है वो क्रिएट होगा एंड कैसे जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है वो भी पता लगेगा। देन नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रिजॉल्व होंगे तब तक अगेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की। सो इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन often lead to violence and death because one group decide that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। So माया की स्टोरी में क्या है जो आपने पढ़ी कि कैसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड कैसे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ के डेथ या फिर वायलेंस का फॉर्म ले लेते हैं एंड कैसे एक ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि दे आर ऑल राइट एंड उसके लिए फिर फोर्स यूज कर लेते हैं अपने ग्रुप को प्रोटेस्ट करने के लिए। सो कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, जबकि डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रीजन के जो लोग होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होने के बाद भी जो लोग होते हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। और when some among them feel they are being discriminated against, and कई बार वो क्या फील करने लगते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। So people may use violent means to settle their differences। इसीलिए वो क्या है violent means ले लेते हैं अपनी जो भी सेटलमेंट करना होता है एंड जो डिफरेंसेस है उनको सेटल करने के लिए। This leads to the fear and tension among the others living in an area। तो उस एरिया में जो बाकी लोग हैं जिनका ना रेंज से या फिर सेटल कराने से कुछ इंटरेस्ट होता है, सो उसके बाद भी क्या होता है कि वो उनको डर और टेंशन आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस। एंड जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली बचती है एंड में जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा सकती है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। तो अब क्या है कि यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सोसाइटी में एंड क्या रोल होता है गवर्नमेंट का उनको रिजॉल्व करने के लिए। सो रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं एंड जो सेलिब्रेशन है वो समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स को पे जाके एंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो रूट है प्रोसेशन का वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उससे। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। तो जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली जो पुलिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने में जो एक कंसर्न कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड दे आल्सो ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी सोल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट। कई बार ये भी डर होता है कि वायलेंस ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशंस। तो जो लोग भी स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं या फिर फाइट जो है वो एग्रेसिव वे में करने लगते हैं तो उससे कुछ हार्म ना हो। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। एंड पुलिस ये चीज भी इंश्योर करती है कि वायलेंस जो है वो हो ही ना। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। काफी बार जो रिवर्स हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बन जाते हैं। अ फ्यू रिवर में बिगिन इन वन स्टेट एंड कुछ रिवर्स जो है वो एक स्टेट से फ्लो होना स्टार्ट हो रही हैं, दे फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन द थर्ड। तो वो दूसरे किसी स्टेट से फ्लो होके जा रही है और थर्ड स्टेट में जाके वो मिल रही है। सो द sharing of river water between different state that the river goes through is becoming an issue of conflict। तो इसलिए जो रिवर वाटर अलग अलग जगह से फ्लो होके जा रहा है वो एक इशू बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी वाटर इशू है, क्योंकि कावेरी रिवर जो है वो दोनों जगह है। सो द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग
meeting the needs of the city of Bangalore. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. So जो कृष्ण राजा सागर डैम है उसका वाटर यूज होता है कर्नाटका में फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, एंड मेट्टूर डैम जो तमिलनाडु में है तो वहां पर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, एंड जो डेल्टा रीजन है या फिर स्टेट में ही पूरे क्रॉप ग्रो करने के लिए मेट्टूर डैम का पानी यूज होता है. अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज कब हुआ, जब ये समझ आया कि दोनों ही डैम्स जो है वो एक ही रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है, एंड जो डाउन स्ट्रीम डैम है इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप if water is released from the upstream one located in Karnataka. So जो downstream है that is in Tamil Nadu उसमें से सिर्फ water कभी रिलीज हो सकता है, जबकि कर्नाटका जो है वो upstream पे open करे water resource. So how therefore both states can get as much water as they need for people in their states. तो क्या हुआ, जो दोनों ही स्टेट्स हैं उनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा था जो कि उनके स्टेट्स के लोगों को रिक्वायर्ड था. सो दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. द जनरल government, the central government has to set up in and see that a fair distribution is worked out for both states. तो ये जो central government है वो सेटअप होना चाहिए in and जो भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर जो वर्क है बोथ स्टेट्स का वो उसके बेसिस पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कावेरी रिवर वाटर का, वेदर इन द कर्नाटका और तमिलनाडु. से क्या होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं अननेसेसरी वो बचे रहेंगे. फिर आता है लास्ट टॉपिक जो है कि जो है इक्वालिटी एंड जस्टिस. अब इक्वालिटी एंड जस्टिस से क्या मतलब है, तो वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में की आइडिया है इक्वालिटी मेंटेन करना एंड जस्टिस रखना. सो इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. इक्वालिटी हो या फिर जस्टिस हो दोनों ही क्या है, इनसेपरेबल है, दोनों अपार्ट हैं. द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉज. तो बैन मतलब हो गई है, मतलब जो पहले की प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की वो अब फाइनली बैन हो गई है. अब कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी का बिहेवियर अगर शो करता है या किसी दूसरे के साथ इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है. This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book and many other like him, released that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. So जो भी होता है कि अगर एक लोगों का ग्रुप है उसको अगर एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू करने से मना कर दिया जाए, एंड जो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं एंड इसके अलावा जो चांस होता है प्रेयर ऑफर करने का, तो उन सब में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं हु रीड अबाउट द अर्लियर इन दिस बुक, एंड उन्होंने फिर बोला कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि वी रियलाइज लेट दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. तो जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तभी सबसे बेटर जस्टिस जो है वो अचीव किया जा सकता है. The government also recognizes this and makes special provision for groups within society and that are equal. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या रिकॉग्नाइज करती है ये, एंड जो स्पेशल प्रोविजन है ग्रुप के लिए जो सोसाइटी में है और वहाँ पर भी अनइक्वालिटी अगर है सो उसके लिए भी वर्क करते हैं. एंड फॉर इंस्टेंस इन अवर वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड. तो जो बॉय चाइल्ड की वैल्यू है और केयर है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल चाइल्ड. दिस मीन्स दैट सोसाइटी नॉट ओनली नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट. तो इससे क्या समझ आता है कि जो सोसाइटी है वो गर्ल एंड बॉय चाइल्ड को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं एंड ये बिल्कुल भी अनफेयर होता है हो गया. और इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट step in to promote justice by providing special provision that can enable girl to overcome the injustice that they are subjected to. Thus it is possible that fees for girls might be waived for or lowered in the government schools or colleges. So इसका मतलब क्या हो रहा है कि सोसाइटी जो है वो गर्ल एंड बॉय चाइल्ड की इक्वली ट्रीट नहीं करती है, एंड इस कंटेक्स्ट में जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप्स लेती है क्या प्रमोट करने के लिए, जस्टिस प्रमोट करने के लिए, एंड उसके अलावा जो स्पेशल प्रोविजंस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक they can be enable girls to overcome the injustice and they are subjected to
द इनजस्टिस दे आर सब्जेक्टेड टू, तो वो उनके साथ क्या इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी अगर होता है तो उसके अगेंस्ट ही वर्क करते हैं। एंड इसलिए पॉसिबल हो जाता है कि जो फ्री है गर्ल्स फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी क्या कर दिया जाता है कि उनकी जो फीस है वो लो कर देंगे या फिर उसको पूरा का पूरा सपोर्ट के फॉर्म में गिफ्ट दे देते हैं। तो ये है इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में कि कैसे अर्लियर वुमेन्स को भी इनइक्वालिटी वाले रूम में ही था, बट जो इनइक्वालिटी एंड जस्टिस है वो अगर एक रूम में रहेंगे तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक अनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी है तो वहां पर जस्टिस प्रॉपरली हो ही नहीं सकता है। दैट इज वाई इनइक्वालिटी को उस रूम से रिमूव ही करना होगा, तभी जाके जो इक्वालिटी है आएगी एंड जो जस्टिस है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, सो देयर विल बी, इफ देयर विल बी जस्टिस, तो वहां पर जो प्रॉपर फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो बहुत अच्छे से होगी कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हु आर फॉलोइंग them and who are not following them, and what is the fate of the person who do not follow who do not follow this concept of equality and justice. So ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी रीडिंग यहाँ पर एंड होती है, जिसमें हम ये देख रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, उसके क्या की फीचर्स एंड एलिमेंट्स हैं जो कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद और बेटर आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्या है, क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हुआ करते हैं। सो इसके बाद अभी हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। सो माया की लाइफ साउथ अफ्रीका में कैसे डिफरेंट रही होगी। तो वहां पर बिल्कुल भी अब अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में, दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स में भी वाइट हो या नॉन वाइट हो, तो उनमें क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि ऑल द सिटीजन्स इन साउथ अफ्रीका हैव इक्वल राइट। इसीलिए माया की लाइफ जो है एट प्रेजेंट टाइम डिफरेंट है, और अर्लियर वही लाइफ जो है वो उतनी सिमिलर नहीं थी। दैट मीन्स कि इक्वालिटी वहां पर नहीं थी अर्लियर टाइम में। Then second question है, what are the various ways in which people participate in the process of government। तो क्या various ways हैं जिसकी हेल्प से लोग जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी सारे वेज हैं। तो इलेक्शन में अगर आप वोट दे रहे हो सो भी आप गवर्नमेंट फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हो। देन अगर आप रैलीज एंड प्रोटेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट जो प्लान्स एंड स्कीम्स हैं या तो उसको प्रमोशन कर रहे हो या फिर वो अगर फेवर में नहीं होती है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। देन बाय पार्टिसिपेटिंग इन सिग्नेचर कैंपेनिंग्स, तो सिग्नेचर जो कैंपेन होती हैं किसी की चीज़ के लिए पेटिशन साइन करवाना होता है कि अगर आपको कोई लीडर चेंज कराना है, कोई चीफ मिनिस्टर या जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया उसको चेंज कराने के लिए काफ़ी बार ऐसे सिग्नेचर कैंपेनिंग्स होते हैं। देन देयर इज़ वन मोर कि डिस्कशंस जो होते हैं टेलीविजन पर या फिर और जो दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें के हेल्प से भी आप गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग वेज हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में जब ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तब तक वो गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्योंकि डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है तो उसको फॉर्म कौन कर रहा है, ओनली द पीपल ऑफ दैट कंट्री। थर्ड क्वेश्चन अब यहाँ पर आता है, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें गवर्नमेंट में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जो काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। सो बिना गवर्नमेंट के क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स जो होंगे ना उससे वायलेंस एंड डेथ हो सकता है। तो इसीलिए क्या है क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि किसी भी डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए या फिर उसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट की नीड क्यों है। एंड आंसर में ये आएगा कि अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वायलेंस में एंड डेथ में। एंड एक ग्रुप जो है वो ये भी बिलीव कर सकते हैं कि जो सारे राइट्स हैं उनको फोर्सफुली दूसरों को यूज करवाना, मतलब जो भी राइट्स हैं वो यूज करना, बट जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको वो राइट्स नहीं यूज करने देना। एंड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ यूज करने में। तो अब जो लोअर सेक्शन आएगा जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, इफ दे आर नॉट एबल टू फाइट और गवर्नमेंट भी नहीं है इस केस में, तो क्या हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी।
काफ़ी बार वायलेंस एंड डेथ भी हो जाता है, बट काफ़ी केसेस में जो करप्ट गवर्नमेंट है वो भी ये सारी चीज़ों को एस्केलेट करने में इन्वॉल्व हो जाती है, एंड जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट गवर्नमेंट के बिना भी सेम यही कंडीशन होगी। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो 100% यही होने लगेगा कि डिस्प्यूट्स रहेंगे। अगर ओपिनियन मैच नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेशन वाली कंडीशन अगर रहेगी तो कोई भी कंट्री प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। देन उसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। सो गवर्नमेंट ऐसे क्या एक्शंस लेती है जिससे कि ये इंश्योर हो पाए कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वली ट्रीट होता है। सो हर एक पर्सन को क्या है, रिजर्वेशन दिए गए हैं एजुकेशन के फील्ड में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में उनके कास्ट के बेसिस पर। एंड ये क्यों किया गया है, जो लोअर कास्ट एंड जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए उनको क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स एंड एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोविजन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पीपल आर इक्वल। सो ये चैप्टर में जो हमने पढ़ा हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसमें हमें ऐसे कुछ की आइडियाज बताने हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को शो करते हैं एंड उनकी लिस्ट बनाना है। जैसे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक की आइडिया क्या है, ऑल पीपल आर इक्वल। दैट मीन्स कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड दे हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। तो जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन सबके ऊपर इक्वल एक्सेस है। देन ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजन। सो सारे जो सिटीजन्स हैं उनका कास्ट, जेंडर कोई मैटर नहीं करता है, दे ऑल आर इक्वल। देन थर्ड आइडिया इज दैट पीपल हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स टू अपलिफ्ट देयर सोशल स्टेटस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब का एंड फ्री एजुकेशन का प्रोविजन भी प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। सो सिंपल है ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें कि हमने जो साउथ अफ्रीका में नॉन वाइट्स के अगेंस्ट जो इनजस्टिस हुआ, फिर कैसे ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कंट्री की उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उस कंट्री के सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है। अगर डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो कितने लेवल्स हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट एंड जस्टिस सिस्टम। एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक आया था इक्वालिटी एंड जस्टिस। एंड बेसिकली हमने इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका में जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है एंड साउथ अफ्रीका में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डेमोक्रेसी आने के बाद वो हमने देखा है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी हमने क्वेश्चन आंसर अभी किए हैं एंड चैप्टर जो हमने रीड एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक्चुअल में होता क्या है, सो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ चैप्टर नंबर 5 ऑफ civics class 6th social science. So thank you so much for watching this video.